बहुत स्वागत करता हूं अपने सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रिस्टल ऑन। आज हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसका आज हम एक अगला लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आइए देखेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सीयूईटी के डोमेन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इसीलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को डेफिनेटली देखना चाहिए और आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। साथ में वीडियो को पॉज करें, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए पहले वीडियो को पॉज करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करके देखिए एक्चुअली उसका आंसर क्या था। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं दैट इज मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। सो आप सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करें एंड टिल देन मैं आप सभी बच्चों को इसका आंसर बताता हूं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से समझे जरा, एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो बेसिकली सिंगल स्टेप में हो जाए, जहां पर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व ना हो, है ना। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जहां पर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो, मतलब जहां पर सेवरल एलिमेंट्री स्टेप्स लग जाएं। ठीक है। फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशंस का कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशंस वो होते हैं जिनके पास खुद के लिए इलेक्ट्रॉन्स पर्याप्त है नहीं, तो वो फटाफट ज्वाइन करना चाहेंगे और इसके लिए किसी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और फिर स्लो रिएक्शंस जो होती हैं बेटा, वो स्लो रिएक्शंस हम देखेंगे उनके लिए हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए ताकि वो रिएक्शन फटाफट हो जाए। तो इस हिसाब से हमारा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ये हमारा डी ऑप्शन में यहाँ पर कवर हो रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स। यहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं दैट मीन्स K2 is equal to 2 times of K1। हम ये भी कह सकते हैं दैट इज K2 upon K1 बराबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the temperature is raised from 330 Kelvin to 380 Kelvin, okay, then the energy of activation for the reaction will be, okay, so this is the very easy question, that is log K2 upon K1। आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए इसके लिए, is equal to activation energy upon gas constant upon 1 upon T1 minus 1 upon T2। आप इस कंसेप्ट को लगाएंगे फटाफट आपके पास आंसर आ जाएगा। log K2 upon K1 की वैल्यू आपके पास 2 है, आपने पुट करना है log 2 बराबर EA अपॉन R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.314 और यहाँ पर 1 अपॉन T1 के लिए 330 और T2 के लिए 380। और जैसे आपने इनको पुट किया उसके बाद आप सॉल्व कर लें। log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर दी भी गई है, दैट इज 0.3010। 0.3010 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 8.314 और यहाँ पर 1 अपॉन 330 माइनस 1 अपॉन 380। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज 40.39 kilojoule per mole। So the correct answer will be the C option, that is 40.39 is your correct answer। So this is the question number 2nd। Let's move on to the question number 3rd। For the graphical representation of first order reaction, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ऊपर रखी हुई है और फिर ये आपकी कंसंट्रेशन आफ्टर अ टाइम इंटरवल रखा हुआ है। इस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इट रिप्रेजेंट्स बेटा, इट रिप्रेजेंट्स के। बेटा 2.303 तो आने वाला ही नहीं है क्योंकि बेटा ये लॉग बेस n है ना, ये ln है। अगर ये लॉग बेस 10 होता तब तो ये ऑप्शंस आने की बात बन रही थी। उसके बाद ये ग्राफ जो है आगे की तरफ इंक्लाइंड है, तो इसीलिए आपको पता होगा कि स्लोप
पॉजिटिव दिखा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस के को मान रहे हैं। अगर यही स्लोप उल्टा होता तो हम यहाँ पर माइनस के को मान लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, और लिस्ट वन और लिस्ट टू को आइए मैच किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपका जो decomposition of H2O2 हाइड्रोजन peroxide का ये जो decomposition है, that belongs to the pseudo first order reaction, that belongs to pseudo first order reaction. And then we have wait, this is not the pseudo first order reaction, it belongs to first order reaction, not pseudo. Here it is written pseudo, so first order. Yes, so it belongs to first order reaction. Yes, and then we have decomposition of hydrogen in the presence of Hg and light. Okay, अब यहाँ पर light आ गया, that means it is a photosensitive. It is a photosensitive. Okay, hydrolysis of ester by alkali. Hydrolysis of ester by alkali. This is second order reaction. And then hydrolysis of ester in the excess of acid, that will be the pseudo first order. So third, fourth, first and third, first and second, third, fourth, first and second, ये रहा third, fourth, first and second. So B option is the correct answer. Okay, so I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. Next question. A reaction is second order with respect to A. बहुत बढ़िया बात है, इस चीज को जरा देखते चलिए. A reaction is second order with respect to A, मतलब यहाँ पर A की पावर 2 लगा दे रहा हूँ, और एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, मैं बी की पावर 1 लगा दे रहा हूँ. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड. ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इसको ओल्ड रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं, है ना. तो आर न्यू कब बना, जब आपके पास के ए को भी क्या कर दिया, ए को कर दिया 2a और बी को भी क्या कर दिया बच्चे, 2b कर दिया, है ना. तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये a की जगह पे हो गया 2a का स्क्वायर और यहाँ पर b की जगह पे हो गया 2b. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी. सो आर एन इज इक्वल टू के. अब 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपके पास आ गया 4a और आपके पास यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए, हो गया b. तो आपके पास आ गया न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 4 2 जा 8. सो के ए एंड देन बी. और ये किसकी एक्सप्रेशन था, ये किसका एक्सप्रेशन था, ये पुराने वाले का था. तो 8 टाइम्स ऑफ आर ओ. सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि इट बिकम्स 8 टाइम्स, it becomes 8 times. That is the D option is the correct answer. I hope I am very clear at this point. Done. So the next question, the rate of reaction for a reaction is 0.8 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड. जैसे आपने इस चीज को देखा, सबसे पहले ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. ये तुरंत आप पहचानेंगे, इसकी यूनिट को आप देखकर आप पहचानेंगे. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ P इज 10 m एंड देन द कंसंट्रेशन ऑफ Q आफ्टर 40 मिनट्स. तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, कंसंट्रेशन ऑफ Q is equal to K into T. Yes, so what will you do? You will multiply 0.8 into 10 raised to power minus 3 and the time was 2400. Why I have put this 2400? बेटा 40 मिनट्स था ना, इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 मिनट में 60 सेकेंड, 6 4 जा 24, 2400 आपके पास आ गया. So on multiplication you will get the answer 1.92 mole per liter. So I hope आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. So the correct option is the A option, 1.92 mole per liter. Next question. Half life of a first order reaction is 25 minutes. So the rate constant for this reaction, very easy, which goes as T half is equal to 0.693 upon K. Yes, so K is equal to 0.693 upon T half. So on just division 0.693 divided by 25, you will get the answer, that is 2.27 into 10 raised to power minus 2 minute inverse. So the correct option is the first option, that is 2.27. Yes, 2.27. Okay,
और कोई ऑप्शन है क्या साथ में? 2.27, आई थिंक ऑन डिविजन वी विल गेट 2.7, और 2 पॉइंट 25 से बटे दिस बिकम्स ऑन डिविजन अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअली 2.77 जा रहा है, तो 2.8 भी माना जा सकता है। सो 2.77, ओके। सो 2.77 आ रहा है बच्चे, इसीलिए इसको 2 पॉइंट, अगर ये 77 आ रहा है, 77 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 2.8 के आसपास मान सकते हैं। इसको हम 2.8 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया, ये देखिए यहाँ पर, ये लास्ट में ये वाला 2.8 वाला, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप छोड़ दें, ठीक है ना। ये 2.8 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ओके, अगर आप इसमें सेकेंड पॉइंट में आप देखें, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, यहां ऑलवेज वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स के आगे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है, मान लेते हैं 2a + 3b लिखा हुआ है, तो अब इनका कहना है रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 3, 2, 5 होगा। ऐसा हमेशा होगा, ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑलवेज नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कभी कोई चीज रिएक्ट ही ना करे या किसी चीज का एक्टिव मास पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। तो यहाँ पूछ रहा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सो ये जो बी पॉइंट है ये सही नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बात बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड? ओके, यहाँ पर लिखा इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक बात है। हाफ लाइफ पीरियड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल हम ये चीज करते हैं। एंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, बिल्कुल आपने इसका भी डेरिवेशन किया होगा। एंड कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, नहीं ऐसा नहीं है, ये इफेक्ट कर सकता है। सो आपका ए बी सी, दैट इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जरा ध्यान से देखें, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात तो यहां पर आपको दिया गया है बी आर, क्या दिया गया है बी आर, तो मैंने द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके सामने लिखा हुआ है 5, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1/5 इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ आपको दे दिया है H+, तो मतलब आपको यहाँ पर रखना था डेल ऑफ H+ और डिवाइडेड बाय टाइम, और क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन घटेगी, इनकी कंसंट्रेशन घटेगी, और -1/6, यस, क्योंकि इसके सामने क्या था 6, तो क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और आप देखोगे तो बनेगा डेल बी आर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 5/6 times of del H+ upon del T, so that will be the correct answer. So the C option is the correct answer. I hope आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। Next question, if we plot a graph for the first order reaction involving reactant R, then it will be a straight line if plotted for, अभी एकदम हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है स्टार्टिंग में, जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इस चीज को देखा था कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको कब देखने को मिलेगा, जब ये किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया हो, log r अपॉन r डैश। आपको ध्यान होगा वहां पर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को ऊपर रख दिया गया था, वहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर रखी हुई थी, यस, बस इतना सा अंतर था। तो अगेन ये चीज आपका यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर उसी चीज को नीचे रखा गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to Arrhenius rate equation, the rate constant k is equal to a e की power minus ea upon rt. Which of the following option represent the graph of log base k to 1/t? log base k का 1/t के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ये जो ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, जो ए ऑप्शन वाला जो आपका ग्राफ है, ये इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है और करेक्ट है। तो आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
Okay, so we will move to the next question. Now 13th question. यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन that will be available by the rate law, that will be available by the rate law. Okay, and then uh, the rate of reaction for zero order reaction is equal to the rate constant, is equal to the rate constant, and then the unit of rate constant for zero order reaction is same as that of rate of reaction, and then the order of a complex reaction is determined by order of slowest step. ये रहा, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आपका सी ऑप्शन में यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो गया. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी the activation energy for a reaction at a temperature T was found to be 2.303 RT. The ratio of rate constant to Arrhenius factor is very important question. K is equal to A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है. अब K इज इक्वल टू, अगर हम K अपॉन ए कर देते हैं, E की पावर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी गई थी, माइनस 2.303 आर टी अपॉन आर टी. तो आर टी से आर टी कट गया, तो E की पावर माइनस 2.303 बच गया यहाँ से. K बाई ए इज इक्वल टू ई, यहाँ पर आपके पास माइनस 2.303. उसके बाद लॉग बेस ई, दोनों तरफ लॉग बेस ई ले लिया गया. अब यहाँ से हम जैसे लॉग बेस ई लेते हैं 2.303, आप जानते हो अगर कोई भी एम लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम हो जाएगा, तो लॉग बेस ई के अपॉन ए इज इक्वल टू 2.303, वो भी नेगेटिव में, और लॉग ई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1, तो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, उसके बाद लॉग बेस ई को आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करो, 2.303, ये लॉग बेस 10 के अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 2.303. यहाँ से आपकी ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, लॉग बेस 10 के अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 1. क्या बचेगा, माइनस 1. तो अगर हम यहाँ से करें लॉग ए बाई के, अगर हम ए बाई के करेंगे तो ये माइनस 1 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हमने ए बाई के का एंटी लॉग लगा दिया, एंटी लॉग अगर हमने लगा दिया, तो यहाँ से एंटी लॉग 1 लगते ही ए बाई के इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 का 10 आ जाएगा. ठीक, और फिर k बाई ए को हम लिख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन 10. सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट k बाई ए इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1. सो दिस इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू Arrhenius factor, that is 10 की पावर माइनस 1. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. ठीक है, अगर आपको बच्चों क्वेश्चन के फॉर्मूले पता है तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ T90% with respect to T99% for first order reaction. Okay, so what will be the equation for this? अगर कहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन 90% हो ही गया है, 90% हो गया मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन एट दिस टाइम विल बी, वो कितना बचा होगा, दैट विल बी, अगर 90% हो चुका है तो डेफिनेटली वो कितना बचा होगा, 10 बचा होगा, है ना, 100 का 10 हिस्सा बचा होगा, तो यू विल गेट दैट इज ए नॉट अपॉन 10. और यहाँ पर अगर आपने कहा T90% इज इक्वल टू 1 बाई के लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन 10, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है एट दिस मोमेंट कंसंट्रेशन. तो क्या हो गया, T90% दैट विल बी 1 अपॉन के, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा लॉग बेस ई, और यहाँ पर आपके पास ऊपर आ गया 10. ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें T99% के लिए अगर देखा जाए तो ए कितना बचा होगा, 99% पूरा हो चुका, मतलब 1% बचा होगा, है ना, 1% में से बचा होगा. सो अगर हम देखें T99%, व्हाट विल बी द आंसर, 1 अपॉन के लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन 100. सो यहाँ से ए नॉट कैंसिल हो गया, दैट विल बी 1 अपॉन के लॉग ई. अब ये
100 ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2। ये आगे आ जाए तो हो जाएगा 2 1/k log e 10। अगर आप देखिए तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस यहाँ पर ये 2 गुना है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि रेशियो व्हाट वैल्यू ऑफ T90 with respect to T99 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है ना, ये कितनी होगी T90 विद रिस्पेक्ट टू T99%, ये कितनी होगी? यस, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट T90 विल बी, हम ये लिख सकते हैं कि T99% विल बी 2 टाइम्स ऑफ T90। ओके, सो हम ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर यहां से देखा जाए कि T90 का क्या रेशियो होगा, दैट विल बी हाफ टाइम्स। समझे या नहीं समझे बच्चा? दैट इज T90% को अगर लिखा जाए दैट विल बी द हाफ ऑफ T99%, isn't it? So the correct answer will be half times. Okay, the value of T90 with respect to T99 for the first order reaction will be the half times. All right, so here a question for you. आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है, एंड देन आई विल बी रिस्पॉन्डिंग विद द नेम ऑफ द पर्सन हु आंसर्स दिस क्वेश्चन फर्स्ट, एंड इट शुड बी करेक्ट। और हम अपने अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें आपके लिए होंगी। जब भी आप इन वीडियोस को देखें अपने साथ पेन ज़रूर रखें ताकि आप इस डेटा को अपने पास नोट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें और इससे कुछ सीख सकें। मैं आशा करता हूँ आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आप हमारा फ्री इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या आपकी किसी भी क्वेरी को आप हमें मेल पर डाल सकते हैं। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।